गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाय। चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज को समझा था और इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म में किया था और कैप्लर्स पोटेंशियल के लिए मींस बी आर इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन आर के लिए हमने इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट निकाली थी। और आप लोगों को रिकैप कर दूं तो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट कितनी आई थी? एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा एंड वेयर एल इज व्हाट? याद है सभी को? जे स्क्वायर ओवर एम अल्फा एंड व्हाट इज एप्सिलॉन? अंडर रूट 1 plus 2 ej square over m alpha square. This is eccentricity and this is semi-lateral rectum and this is the equation of conic section. Now question is कि how this equation represents conic section. इसका डिस्कशन मैंने आप लोगों को अपेंडिक्स बताई थी चीजें, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। और डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इट में रिप्रेजेंट अ सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। और वो मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी। फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 इट इज सर्कल, epsilon is greater than 0 less than 1 it is ellipse, and epsilon is equal to 1 for parabola and epsilon is greater than 1 it is hyperbola. और मैंने ये भी बताया था कि epsilon is equal to 0 is for एनर्जी। अगर देखूं तो E1 is equal to कितना आएगा? epsilon की वैल्यू 0 लगाएंगे तो माइनस के m अल्फा स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर। और इसमें मैंने एनर्जी के बारे में बताया था कि माइनस m अल्फा स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर से बड़ी और 0 से छोटी। और इसमें एनर्जी कितनी आएगी? एप्सिलॉन 1 अगर हो जाएगा तो 1 कब आएगा? जब एनर्जी 0 हो, एंड 1 से ज्यादा कब आएगा? जब एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो। याद आ रहा है सभी लोगों को ये वाली बातें? ये केवल रिकैप बोल रहा हूं मैं, रिकैप कल की बात का, ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट आई थिंक सो नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को है तो बोले ना। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेटिव अप्रोच देखी थी। आज हम थोड़ा सा उसके एनालिटिकल अप्रोच देखते हैं। तो एनर्जी डायग्राम के बारे में थोड़ा समझते हैं। एनर्जी डायग्राम एंड इफेक्टिव पोटेंशियल आल्सो, हियर वी डिस्कस इफेक्टिव पोटेंशियल। ओके, सो आप लोगों को, सभी लोगों को पता है वी हैव टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स E is equal to how much? हाफ m r dot square प्लस j स्क्वायर ओवर 2mr स्क्वायर प्लस dr। यही था ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? इसमें काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? हाफ m r dot square। बेटा बताया नहीं आप लोगों ने कौन कौन सी टर्म काइनेटिक एनर्जी की है? सर हाफ m r dot square is correct and second rotational। मतलब ये वाली टर्म काइनेटिक एनर्जी है? यस सर। बोल दो। एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना? सो दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी। और अगर इस काइनेटिक एनर्जी के भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दिस टर्म इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू change in r, change in magnitude of r, or you can say r, because r dot यही तो बता रहा है dr upon dt, and this term is due to change in the direction of r, due to change in the direction of r, or you can say theta। ठीक है ना? क्योंकि इसमें हाफ m r dot स्क्वायर की जगह यहाँ पर j थीटा डॉट स्क्वायर आता था। बेटा ये कॉल करना मुझे 1 मिनट के लिए, आप रुकें जब तक आप लोग नोट करें।
ओके बेटा, हाँ सुने आप। एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी टर्म इज ड्यू टू इंटरेक्शन। देखो अगर इन सबको देखा जाए तो ड्यू टू चेंज इन आर, ड्यू टू चेंज इन थीटा एंड ड्यू टू इंटरेक्शन, ड्यू टू फोर्स। So if you take these two terms in the kinetic energy, and first two terms in the kinetic energy and potential energy, then you look this problem like this. ये पार्टिकल है, ये सेंटर ऑफ फोर्स है, और ये हमारा रेडियल वेक्टर है। इस तरीके की प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी अगर आप ये दो टर्म लेके चलते हो इस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी में। यही तो प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आप क्या करो, पहली टर्म को छोड़कर दूसरी टर्म को अगर पोटेंशियल एनर्जी में एडजस्ट कर दो, मींस और लिखूंगा मैं यहाँ पर, और लिखूंगा मतलब E इज इक्वल टू, पहली टर्म को अगर हम छोड़ दें हाफ एम आर डॉट स्क्वायर और दूसरी टर्म को पोटेंशियल एनर्जी में ऐड कर लें, तो हम उसे बोलते हैं बी इफेक्टिव आर। बी इफेक्टिव आर मींस हमने घूमने वाले टर्म को इसमें एडजस्ट कर दिया है, घूमने की वजह से जो टर्म है। तो आप बी इफेक्टिव के जरिए कैसे कर सकते हैं, इसी प्रॉब्लम को, ये एस है, ये आर है और ये पार्टिकल है। यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम रेडियली, बट here you consider the potential energy VR and here you consider the potential energy B effective R. अभी मैं इसके बारे में लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। वेयर करके लिखूंगा पहले मैं, वेयर B effective R is equal to J square over 2mR square plus VR is called as effective potential. Effective potential. And what is the application of this potential? इसको हम थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। It is a trick to discuss orbital behavior and motion रेडियली। रेडियली क्या कहना चाह रहा हूं, तो यहां प्रॉब्लम आपको अगर इस तरीके से लेके चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी की शुरू की दो टर्म और पोटेंशियल एनर्जी की लास्ट की टर्म, तो आपको प्रॉब्लम जो है, आपको प्रॉब्लम में टू डायमेंशनल लुक दिखाई देगा। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको वन डायमेंशनली आप प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। So what is the meaning? अब यहां पर देखिए स्टार बना के मैं देखिए बड़ा आसानी से बता सकता हूं। देखिए E इज इक्वल टू है कितना, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस बी इफेक्टिव आर। ठीक है, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ पेपर पर एनर्जी ड्रॉ कर लूं और प्लॉट एनर्जी, बेटा इसमें रुकना आप लोग। If we plot energy and be effective, then you conclude with the help of same graph we can find this on same plot। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर लेंगे और इसको प्लॉट कर लेंगे, तो हाफ एम आर डॉट स्क्वायर इसका डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। यही मोटिवेशन के साथ हम बताते हैं आपको क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा कंक्लूड करूंगा अगर आप लोग समझ नहीं पाएंगे तो। लिख लिया यहां पर सभी लोगों ने? चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, वी आर इज इक्वल टू
माइनस अल्फा अपॉन आर के लिए, जो कि कैपलेस पोटेंशियल है। इसका डिस्कशन कर लेते हैं पहले। अगर इसके लिए आप देखें तो बी इफेक्टिव कितना होगा, जे स्क्वायर होगा 2mr स्क्वायर प्लस वी आर इज माइनस अल्फा अपॉन आर। ओके, एंड if you plot V effective versus R, then what type of graph you have? किस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा? जे स्क्वायर ओवर 2mr स्क्वायर का ग्राफ कैसा आएगा? ऊपर की तरफ को माइनस अल्फा अपॉन आर, इसका ग्राफ आएगा इधर, लेकिन कम स्लोपी। तो ओवरऑल इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। बहुत फेमस प्लॉट है, आप लोगों ने देखा होगा। ये बी इफेक्टिव आर वर्सेस आर प्लॉट, और ये टर्म जो है बेसिकली जे स्क्वायर ओवर 2mr स्क्वायर का प्लॉट है, और ये माइनस अल्फा अपॉन आर का प्लॉट है, और दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ दीस टू टर्म्स। तो कुछ इस तरीके का प्लॉट आएगा, ठीक है। अगर हम इसी में टोटल एनर्जी का प्लॉट और खींच लें, मान लीजिए टोटल एनर्जी कुछ इतनी है, टोटल एनर्जी का प्लॉट ये है जो मैंने ग्रीन कलर के पेन से दिखाया है। तो टोटल एनर्जी का प्लॉट और बी इफेक्टिव का अगर प्लॉट एक ही प्लॉट पर आपने ड्रॉ कर लिया है अगर, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि हाफ एम आर डॉट स्क्वायर टर्म क्या होगी, और ग्राफ को आप एनालाइज कर सकते हो। कैसे? आप जानते हो एक बात कि हाफ एम आर डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस बी इफेक्टिव। भाई ई इज इक्वल टू बी इफेक्टिव माइनस बी इफेक्टिव प्लस हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, सो हाफ एम आर डॉट स्क्वायर इज ई माइनस बी इफेक्टिव। अब आप देखें, दिस टर्म इज आइदर जीरो और इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज हाफ एम आर डॉट स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, या तो जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है, कभी भी ये निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि ना तो हाफ नेगेटिव है, ना एम नेगेटिव है, ना आर डॉट नेगेटिव है स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का टर्म क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब ई के बारे में अगर ख्याल करें तो क्या कहेंगे, दैट इज ई मे बी इक्वल टू or greater than B effective. It never be less than B effective. Energy should be greater than or equal to B effective, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं देखूं इन रीजंस में, देखूं इस इक्वेशन से तो आ रहा है कि बी इफेक्टिव इज ग्रेटर देन कैपिटल ई। इस इक्वेशन को अगर हम जीरो के इक्वेट करते हैं, ई माइनस बी इफेक्टिव इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, तो बी इफेक्टिव उधर लेके जाओगे तो ये नहीं आएगा, एम आर डॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो है ना, तो सर ये तो फिर ई माइनस इफेक्टिव इज स्मॉलर देन जीरो, तो सर हमारा बी इफेक्टिव होना चाहिए ना। ये बेटा सही लिखा नहीं, ये देखो सर इसमें तो हम, अच्छा सर आप इक्वल वाली क्वालिटीज को लेकर आए, ओके सर। ये उठा के उधर ले जाऊंगा तो आप कॉमन सेंस से भी सोचो ना थोड़ा। यस सर, ये अगर पॉजिटिव रहे कब रह सकता है, जब ये बड़ा हो या बराबर हो, पॉजिटिव तब रह सकता है जब बड़ा हो, और जब बराबर होगा तो जीरो हो जाएगा। होता है तो आप ध्यान से देखो, जो येलो कलर का मैंने पोर्शन शेडेड किया है, उस शेडेड रीजन में आप देखो तो आप पाओगे कि इस रीजन में टोटल एनर्जी जो है वो बी इफेक्टिव से कम रह गई है, दिख रहा है, चाहे वो ये रीजन हो, चाहे वो ये रीजन हो। सही बोल रहा हूं नहीं? बी इफेक्टिव जो है ज्यादा दिख रहा है इस पोर्शन में, ग्राफ ई के ऊपर दिख रहा है, और अगर ये ज्यादा है तो इन जगहों पर जो येलो कलर से शेड किया गया है, उन जगहों पर हाफ एम आर डॉट स्क्वायर क्या है, नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये क्या है, फॉरबिडन रीजन है इस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए। ये क्या है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ये भी नॉट अलाउड। सही बोल रहा हूं नहीं?
केवल अलाउड रीजन ये बीच वाला दिख रहा है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी बी इफेक्टिव इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी से कम है। और या फिर रीजन कौन सा दिख रहा है, अगर मैं इसको मार्क करूं तो केवल ये प्लॉट का हिस्सा, ये प्लॉट का हिस्सा मुझे अलाउड दिखा है, तो मैंने रेड कलर के पेन से ड्रॉ कर दिया। बाकी प्लॉट है लेकिन वो इस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए फॉरबिडन है, यानी कि केवल यही आर की वैल्यू पॉसिबल है, बाकी आर की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और इनमें जो ये गैप है, इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है, ये किसको रिप्रेजेंट करा होगा, ई और बी इफेक्टिव के बीच के गैप को, ये किसको रिप्रेजेंट करा होगा, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये ग्राफ मतलब इस तरीके से बनाने की कोशिश की है कि भाई ये गैप यहां पर 0 है और यहां पर 0 है, इसका मतलब यहां पर dr अपॉन dt 0 है। जिन पॉइंट्स पर dr अपॉन dt 0 होगा उन्हें हम लोग बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उसके बाद पार्टिकल बढ़ना दूरी, मतलब उसकी दूरी कम बढ़नी बंद हो गई या कम होनी बंद हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, वो वापस लौटेगा। तो दीज आर टर्निंग पॉइंट्स जहां पर r डॉट कितना है, 0। ठीक है, मैं हर चीज इसमें लिखूंगा तो बहुत हौच-पौच हो जाएगा, मैं आपको केवल बता रहा हूं, अभी आपको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग बना लें इस पिक्चर। बहुत सारे लोगों को तो ये प्लॉटिंग ही समझ में आएगा, प्लॉट कैसे खिंचा है, तो उनके लिए अगली स्लाइड में बनाता हूं। एक काम अच्छा यहां छोटा सा मुझे करके दिखा सकते हैं, फाइंड बी इफेक्टिव मिनिमम। क्या आप बी इफेक्टिव मिनिमम निकाल सकते हैं इसका, मतलब इस कर्व में ये वाली जगह बता सकते हैं कहां पे होगी, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेशन आपके पास है, क्या मुझे ये बता सकते हैं इस पर्टिकुलर मिनिमा पर ये कौन सी जगह होगी, आर की कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली। मैंने जहां क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, क्या वो मुझे आप बता सकते हैं। अभी आप लोग क्वेश्चन मार्क मत बनाना, जब मैं लिख दूंगा तब आप लिख देना वहां पर, अभी आपके लिए लिखा है मैंने क्वेश्चन मार्क क्या है। सो कैन यू फाइंड बी इफेक्टिव मिनिमम, कैसे करोगे, इसको 0 रख दो सिंपली, कितना आ जाएगा, जे स्क्वायर ओवर माइनस एम आर क्यूब प्लस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो आर इज इक्वल टू हाउ मच, जे स्क्वायर ओवर एम अल्फा व्हिच इज इक्वल टू एल, क्योंकि अभी यही नोटेशन दिया था, एल जे स्क्वायर ओवर एम अल्फा। एंड व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस आर नॉट पर भी इफेक्टिव जो होगा वही तो मिनिमम होगा। तो आप इसमें जे स्क्वायर ओवर 2m आर नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन आर नॉट निकालो, जरा कितना आएगा आर नॉट की वैल्यू डालने के बाद, 0 आ रहा है। एक बार बेटा और देख लो, 1/2 और -1 है तो माइनस हाफ आएगा कम से कम। सही है, कितना आ रहा है, -12 m अल्फा स्क्वायर बाय स्क्वायर। कितना आया बेटा बताना फिर से, माइनस m अल्फा स्क्वायर बाय स्क्वायर, माइनस एम अल्फा स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। यार ये सर, यानी इस जगह को मैं लिख दूं, आपके ग्राफ में याद रखना, और ये जगह का नाम भी लिख दे रहा हूं, कितना, एल, या फिर एम और अल्फा के टर्म्स में लिखना है तो जे स्क्वायर होगा एम अल्फा, गलत तो नहीं लिखा ना। और माइनस एम अल्फा अपॉन जे 2 जे स्क्वायर, ये क्या है, याद हो तो आप लोगों को यही बताया था मैंने कि इस पर सर्कल आता है ना, इस एनर्जी को लगाओगे तो सर्कल आएगा। अब यही बात ग्राफ से कैसे पता चलेगी वो हम देखेंगे। तो ओवरऑल आपको ग्राफ से जो इंफॉर्मेशन ड्रॉ करनी होती है वो आपको पता चल गई। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो बेटा, बहुत बेसिक चीज बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ब्लू लाइंस क्या डिनोट कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ ब्लू लाइंस डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है क्या,
हाफ एम आर डॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है? नहीं, इट इज हाफ एम आर डॉट स्क्वायर क्या है बेटा? हाफ एम आर डॉट स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी जुड़ा हुआ काइनेटिक एनर्जी तो इन दोनों टर्म को मिला के बोल रहे हैं। एनर्जी ड्यू टू चेंज इन आर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू चेंज इन आर। आप इसको रेडियल और ट्रांसवर्स भी में बोलना, क्योंकि ये सब कुछ रेडियल होता है। कल मैंने आप लोगों को प्रूव करा था, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर एम इज इक्वल टू एफ आर आया था, याद हो? तो इट इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो पूरा का पूरा रेडियल है, लेकिन उसमें भी ये पार्ट किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट है जो कि आर में आर की वैल्यू चेंज होने की वजह से लिखा गया है। तो ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है सबसे पहली बात, ये केवल आर में बदलाव होने वाली टर्म है काइनेटिक एनर्जी। और ये नॉट अलाउड वाला रीजन समझ में आ गया बेटा सभी लोगों को? नॉट अलाउड वाला रीजन समझ में आ गया? यस सर। चलिए मैं मान के चलता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हेलो हेलो, ठीक है, चलिए इसको यही छोड़ देते हैं और जरा एक बार फिर से थोड़ा सा एक नोट बता लिख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों को, कोई मुझे बताएगा what is the plot of y is equal to 1 upon x square plus x square? अगर ये है तो x और y के लिए प्लॉट कैसा आएगा? कोई बताएगा? मैंने आपको एनोटेट करने के लिए इनेबल कर दिया है, आप लोग बना सकते हैं इस पर। आप लोग अपने आप बनाएं, कोशिश करें, कैसा ग्राफ आएगा? आप लोग अपनी स्क्रीन पर करें और यहां पर मुझे दिखाई देगा। इनेबल कर दिया है। नहीं कर पा रहे? y के दोनों और x इज इक्वल टू 1 एंड 1 पे मिनिमम होंगे। जो किसी बच्चे ने बनाया ये यस सर। इस तरीके का, चलिए कोई आप रहने दीजिए, मैं आपको बताता हूं कैसे कर रहा हूं। भाई या तो ये तरीका है, आप x की वैल्यू डालते जाएं, y की वैल्यू निकालते जाएं और चेंज करते जाएं, या फिर डेरिवेटिव निकाल के आप मिनिमम पता कर लें कहां पर होगा। या फिर एक तरीका सिंपल होता है कि 1 अपॉन x स्क्वायर को खींच लें। 1 अपॉन x स्क्वायर की टर्म का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसी तो आएगा। 1 अपॉन x स्क्वायर की टर्म का ग्राफ ऐसा आएगा। और y इज इक्वल टू x स्क्वायर का कैसा आएगा? पैराबोला आएगा। तो ओवरऑल इनका सुपरपोजिशन कैसा आएगा? तो वो ऐसा आएगा। ये किसका ग्राफ है जो मैंने खिंचवाया? आप लोग इसे मिनिमम मैक्सिमा से भी कर सकते हैं। जरा आप मुझे इसका ग्राफ बताएं, दूसरा वाला जो प्लॉट खींचा है। और ये शर्त है कि n इज ग्रेटर देन m, n बड़ा है m से, तब ग्राफ बनाएं। n और m पॉजिटिव है नेगेटिव? दोनों पॉजिटिव है। n इज ग्रेटर देन m और एक बार प्लॉट बनाना है n इज लेस देन m। कैसा आएगा प्लॉट, कुछ अंदाजा? फिर वही तरीका अपना है, 1 अपॉन x की पावर n बड़ी है तो ये ज्यादा स्लोपी होगा। वैसे आप कैसे भी बनाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 अपॉन x की पावर n का ग्राफ है। और जो 1 अपॉन x की पावर माइनस n माइनस 1 अपॉन x की पावर n, इसका प्लॉट क्या होगा? कम स्लोपी, माइनस 1 अपॉन x की पावर n। तो ओवरऑल जो प्लॉट आएगा वो कैसा आएगा? जितना जीरो के करीब होगा उतना ये वाला प्लॉट खींच लेगा, और जितना ये जीरो से दूर होगा, इंफिनिटी की तरफ होगा, ये वाला प्लॉट इसे खींच लेगा। तो कुछ इस तरीके का प्लॉट आएगा। ठीक है, और बिल्कुल उल्टा ये हो जाएगा इस केस में। क्या, नीचे वाला प्लॉट इधर बनाएंगे, ऊपर वाला प्लॉट ये स्लोपी कम होगा, तो ये ओवरऑल उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये अगर आप लोग याद रखें कि ये वाली टर्म अगर n बड़ी है पावर,
m से तो ऐसा आएगा, हुलिया इसका ऐसा होगा, और अगर n छोटी है m से तो हुलिया ऐसा होगा, याद रख सकते हैं। और अगर 1/x² के साथ में x² आ जाएगा तो ये चंदा टाइप आ जाएगा, चांद की तरह। और अगर मैं आपसे कहूं y इज इक्वल टू 1/x² प्लस a का प्लॉट कैसा आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो कैसा आएगा, ये निगेटिव है तो कैसा आएगा? अगर ये पॉजिटिव है तो कैसा आएगा और ये निगेटिव है तो कैसा आएगा, कोई बताएगा? सर अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रह जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा, है ना। यानी कि आप एसिम्प्टोट बनाओगे x इक्वल टू y इक्वल टू a पर, है ना, ये ऐसा आ जाएगा। और x इक्वल टू माइनस, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये नीचे बनेगा। यस सर। ये सब जरूरत पड़ेगी इसलिए खींच रहा हूं, कि उस समय नहीं बताऊंगा कि ये कैसे खींचें, ठीक है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो यहाँ पे मैं टर्निंग पॉइंट दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं एक पिक्चर मेरे पास खूबसूरत सी है वो मैं दिखा देता हूँ। आप लोग मतलब ये अल्टरनेटिव बना दे, ये पिक्चर वही है, बस थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है और कुछ नहीं। लिखा वही है ना, तो ये थोड़ा सा डार्क डार्क सा दिख रहा है, इसमें देखो टर्निंग पॉइंट को भी दिखा पाया हूं मैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने स्लाइड में डाल दिया है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ऑर्बिटल बिहेवियर। बाय बी इफेक्टिव। अब बी इफेक्टिव से कैसे हम ऑर्बिटल बिहेवियर कंक्लूड करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले फॉर केपलर पोटेंशियल को छोड़ते नहीं जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। फॉर केपलर पोटेंशियल क्या है, केपलर पोटेंशियल Vr is equal to minus alpha upon r and V effective is equal to J square over 2mr square minus alpha upon r, है ना, यही तो है। और मैं 4 प्लॉट खींच ले रहा हूं, मेरे को पहले बना लेने देना, उसके बाद आप लोग बनाना तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर सब भी इफेक्टिव है। अब मैं उतना डिटेल में पिक्चर नहीं बनाऊंगा, आप सीधे सीधे जानते हैं इसका प्लॉट कैसा आया था, अभी मैंने बताया था। ठीक है, ये चारों एक जैसे हैं, बस राइटिंग की वजह से आप लोग आइडेंटिकल ग्राफ्स बनाना है सारे। ठीक है बेटा, वो डिपेंड कर रहा है कि कहां से बना रहा हूं बोर्ड पर। ठीक है, आप लोगों को एक जैसे लग रहे हो, ठीक है ना बेटा, कोई बुरे तो नहीं लग रहा, बहुत बुरे नहीं लगने चाहिए। चलिए 3 बार पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, ये तो बी इफेक्टिव का प्लॉट हो गया। अब हम देख लेते हैं क्या टोटल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी या बी इफेक्टिव मिनिमम के बराबर ली, एक बार इनके बीच में कहीं ली, एक बार 0 पे ली और एक बार पॉजिटिव ली। थोड़ा इसको और अच्छा बनाना पड़ेगा, पिक्चर तब दिखाई दे पाएगा। चलो ठीक है, मैं 3 एनर्जी ले ली है। E1, E2, E3, E4। जरा आप मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए पहले पिक्चर में केस 1 में डाल दे रहा हूं या फिर कुछ भी आप लिख लें, इसके लिए कौन सा रीजन फॉरबिडन होगा पहले केस में? केस 1 कौन सा रीजन
फॉरबिडन होगा। तो होगा ही नहीं। पहले केस में ये जस्ट इससे क्रॉस करती हुई जा रही है ना, पूरा ग्राफ क्लाउड हो गया। पूरा ग्राफ ही क्या है, अलग। फॉरबिडन है एक्सेप्ट दिस पॉइंट, है ना। ये जो येलो कलर से मार्क किया है, और मैं फॉरबिडन को किसी इस तरीके से दिखा दे रहा हूं, समझ में आ रहा है। ये मतलब पूरे ग्राफ में अगर देखा जाए तो केवल क्या, एक पॉइंट को छोड़कर बाकी सारा क्या है, फॉरबिडन है ना। अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पाया तो इसका तरीका और देख लेते हैं। मैं हाइलाइटर से दिखा देता हूं, इससे बढ़िया तो बोल रहा था। पूरा फॉरबिडन एक्सेप्ट दिस पॉइंट। अब सही लग रहा है, ग्रीन कलर वाला अलाउड है। तो यानी कि केवल इसके पास क्या मौजूद है, कितनी एनर्जी होती है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इवन कितनी है, अभी तो निकाली थी, इवन कितनी है, माइनस के एम अल्फा स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर, यही तो थी। इसके लिए पूरा ग्राफ क्या है, फॉरबिडन है केवल एक पॉइंट को छोड़कर। इसका मतलब इसके पास केवल j स्क्वायर ओवर 2m एम अल्फा स्क्वायर, यही तो था। और ये वाला क्या था, माइनस एम अल्फा स्क्वायर ओवर 2j स्क्वायर, उधर लिखने की जगह नहीं थी इसलिए इधर लिख दिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए केवल एक ही r की वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब उसके पास केवल सर्कल में घूमने की परमिशन है, केवल उसके पास सर्कल में घूमने की परमिशन है, क्योंकि सर्कल में घूमते वक्त ही dr अपॉन dt कितना होगा, 0 होगा। आप ध्यान से देखो, इसमें हाफ एम r डॉट स्क्वायर वाली टर्म कितनी होगी, 0 इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि गैप तो है ही नहीं बिल्कुल। यानी कि r क्या होगा, कांस्टेंट, और r कांस्टेंट किसके बराबर होगा, r इज इक्वल टू l के बराबर होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, जो हम लोगों ने एनालिटिकली भी निकाली थी, सॉरी क्वांटिटेटिवली भी निकाली थी, डायरेक्ट r इज इक्वल टू l भी मिल गई। सेकंड केस में अगर आप देखें तो कौन सा रीजन फॉरबिडन है, अभी बनाया था ग्राफ पूरा पूरा, भाई ये पॉइंट से जो कट होके जा रहा है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट से कट होके जा रहा है, इसके दाएं वाला और इधर के आगे वाला पूरा ग्राफ फॉरबिडन है। तो बीच वाला ग्राफ क्या अलाउड है। इसका मतलब केवल अलाउड रीजन अगर मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं तो ये ग्रीन कलर से मतलब ये वाला रीजन अलाउड हुआ, ये वाली वैल्यू r की केवल पॉसिबल है। और जिसमें भी यहां पर r डॉट 0 है, यहां पर r डॉट 0 है, यानी यहां पर टर्न हो जाएगा पार्टिकल घूमते वक्त। और बाकी अगर देखें तो धीरे धीरे इसका r डॉट स्क्वायर कम होता चला जा रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर कम होता चला जा रहा है, हाफ एम r डॉट स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इसका लोअर बाउंड है r मिनिमम जिसे बोल सकते हैं, ये r मिनिमम वाली जगह है, और ये वाली जगह r मैक्सिमम है। तो ओवरऑल r मिनिमम और r मैक्सिमम के बीच में पार्टिकल कूद रहा है। तो ये किस तरीके की मोशन हो सकती है, इलिप्स। इलिप्स, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आई थी, अगर E इक्वल टू माइनस एम अल्फा स्क्वायर ओवर 2j स्क्वायर लगाऊंगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 0। इस केस में एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 आएगी, यानी लेस देन 1, क्योंकि E की वैल्यू अगर माइनस एम अल्फा स्क्वायर ओवर 2j स्क्वायर से बढ़ा के लगाएंगे तो 1 माइनस समथिंग हो जाएगा, जो कि 1 से छोटा आएगा एप्सिलॉन की वैल्यू। और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, आप चाहे तो पूरी भी निकाल सकते हैं, आर मिनिमम आर मैक्सिमम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों ने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के रखी हुई है तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन थी L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन विद एप्सिलॉन इज लेस देन 1। तो इसमें r की डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है ना, r मिनिमम एंड r मैक्सिमम के बीच में। हाँ बेटा, ओके, अभी मैं बना लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को और डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो ओवरऑल इस केस में सर्कुलर ऑर्बिट, इस केस में इलिप्टिकल ऑर्बिट, इस केस में अभी देखते हैं क्या होगा। E3 की वैल्यू 0 है इस केस में। तो अगर मैं फॉरबिडन की बात करूं, कौन सा रीजन फॉरबिडन है, ये वाला रीजन फॉरबिडन है, उधर वाला ओपन हो गया है, यानी कि इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं B, या फिर इसको हम एक पैरामीटर यूज करते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच CA।
इसको हम लोग बोले क्लोजेस्ट अप्रोच, मिनिमम अप्रोच, बोला मिनिमम से मिनिमम कितना पास आया वो है क्लोजेस्ट अप्रोच, ये लिख दिया। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी दूर जा सकता है, बहुत दूर तक। और ध्यान से देखिए आप कि अगर मैं इसके गैप को दिखाऊं, गैप को रिप्रेजेंट करूं, तो धीरे धीरे इसका गैप पहले बढ़ा, मतलब हाफ टाइम आर डॉट स्क्वायर बढ़ा, फिर घटने लगा, फिर घटने लगा, फिर लगातार घटने लगा। आप बताएंगे कि एज आर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, व्हाट अबाउट आर डॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो? जैसे जैसे आप जितना दूर जाएंगे उतना आर डॉट कितना हो जाएगा, खत्म होने लगेगा। तो देखा जाए तो इलिप्स और हाइपर पैराबोला में क्या अंतर है? इलिप्स में क्या होता है, दोनों बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पैराबोला में क्या होता है, अपर बाउंड जो है इनफाइनाइट पे होता है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे धूमकेतु होते हैं, धूमकेतु कॉमेट्स वगैरह के बारे में सुना होगा, जो कई हजार साल बाद वापस लौट आते हैं, क्योंकि एनर्जी अगर जरा भी निगेटिव हुई तो एक्जैक्टली इक्वल टू जीरो। अगर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो तो कहीं ना कहीं कट कर जाएगा, कहीं ना कहीं कट कर जाएगा, तो वहां पर इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा, वापस लौट आएगा। तो फिलहाल आइडियोलॉजी अगर बात करें, आइडियल सिचुएशन बात करें, तो E3 अगर जीरो एक्जैक्टली, तो क्लोजेस्ट अप्रोच ये होगी और फाइनली वो इनफाइनाइट चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा किस केस में होता है? पैराबोला के केस में। सो ऑर्बिट इज पैराबोला। और E3 की वैल्यू अगर जीरो लगाओगे एनर्जी की, तो एप्सिलॉन 1 आएगा, ये भी बात एक है। और एप्सिलॉन 1 आएगा तो इसकी इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट भी आप निकाल सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा आएगी। सिमिलरली इस एनर्जी की अगर बात करूं, ध्यान से देखो क्या फर्क है, कुछ नहीं। पैराबोला वाले और केस में इसमें क्या, क्लोजेस्ट अप्रोच और छोटी हो गई है, क्लोजेस्ट अप्रोच और कम और अंदर चली गई। जितना एनर्जी बढ़ाओगे उतनी क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, बढ़ती चली, कम होती चली जाएगी। ये सीए यहां कहीं आ जाएगा, मैं अभी आपको जूम करके भी दिखा दूंगा, ये जगह है सीए। और फाइनली अगर देखें तो इसमें भी क्या होगा, अगर आप इन दोनों के बीच का गैप की बात करेंगे, सीए में यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे गैप क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर उसके बाद कम होना चालू हुआ, लेकिन ये कभी भी पूरी तरह जीरो नहीं होगा। ये हमेशा क्या होगा, E4 के बराबर ये गैप रहेगा, अंत में भी जाती है। सही कह रहा हूं? नहीं, इट नेवर बी जीरो। तो यहां पर क्या है, एज आर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, आर डॉट टेंडिंग टुवर्ड्स E4, मतलब आर डॉट नेवर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और आर डॉट टेंडिंग टुवर्ड्स फाइनाइट वैल्यू। मैं इसको जूम करके दिखाता हूं। सही कह रहा हूं? नहीं, और अगर ऑर्बिट की बात करूं तो इसकी ऑर्बिट कैसी होगी, ऐसे आएगा, ऐसे लौट जाएगा, ये सीए है। और इसकी ऑर्बिट कैसी होगी, और मुंह खुला हुआ होगा, सीए और करीब होगा। तो ये पैराबोला और ये हाइपरबोला है। तो पैराबोला और हाइपरबोला में क्या फर्क है, नाम से ही पता चल रही है तो पैराबोला, लेकिन हाइपर है, मतलब इसका मुंह और ज्यादा खुला हुआ है। और आप एप्सिलॉन में देखें, अगर एनर्जी E4 पॉजिटिव डालोगे इस फार्मूले में, E की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो 1 प्लस समथिंग आएगा, तो एप्सिलॉन शुड बी ग्रेटर देन 1। और इसकी इक्वेशन अगर मैं बात करूं तो वही होगी L upon R is equal to 1 plus epsilon cos theta with epsilon is greater than 1। अब आप बना ले, आप लोग अच्छा पिक्चर बनाएंगे जितना उतना समझ में आएगा। और आप अगर पहली पिक्चर से केस 1 को देखें, फिर केस 2 को देखें, केस 3 को देखें, फिर केस 4 को देखें, तो आपको एक महसूस होगा कि जैसे द्वार खुल रहे हैं। केस 1 में बहुत जकड़न है, केस 2 में थोड़ा सा खुल गया, केस 3 में थोड़ा और खुल गया, मतलब पूरा रास्ता साफ हो गया आगे वाला, और केस 4 में और ज्यादा खुल गया। तो ये ऑर्बिट्स क्या है, बाउंडेड। ये किसी के अबाउट क्या हो रही है, बाउंडेड ऑर्बिट हो रही है। और ये ऑर्बिट क्या है, खुली है, ओपन है, और ये अनबाउंडेड है, क्योंकि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब कौन से केस में मतलब ऑर्बिट क्लोज होंगी और किसमें ये ऑर्बिट क्लोज नहीं होंगी, उसके लिए भी एक थ्योरम है, वो हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आप लोग लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये, किसी को डाउट है तो बीच में डिस्कस भी कर सकते हैं। सर आपने ये ब्लू पेन से जो बनाया ना पैराबोला, उसमें सीए कौन सा पॉइंट दिखाया है? वो चीज ब्लू लाइन से बनाया है ना, इसमें सीए जो पॉइंट दिखाया है ये। बेटा मैं 1 मिनट एक काम करता हूँ, मैं आपको और अच्छे दिखा देता हूँ। तो एक जगह पे दिखाने की वजह से सर कल में तो समझ आ गया था, पैराबोला बनाया है ना ब्लू पेन से, उसमें कोई बात नहीं बेटा, समझ में आ जाएगा। देखो ये देखो, अब देखो समझ में आ रहा है। ये बना लेना, ठीक है, बाद में। लेकिन ये एक पेज पे बनाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। 2 ऊपर 2 नीचे बना लो कॉपी में, और अच्छा लगेगा। सर हम तो ऐसा पढ़ते हैं कि क्लासिकल टर्निंग पॉइंट में पार्टिकल का एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो केस 2 है, यहाँ पर बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा पार्टिकल का। नहीं होगी ना, घूमने की वजह से होगी।
घूमने की वजह से होगी, लेकिन आर डॉट वाली जो टर्म है उसकी वजह से नहीं होगी, इसलिए पार्टिकल टर्न कर जाएगा, इसलिए पार्टिकल टर्न कर जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ सर। आप लोग बनाए एक मिनट कॉल अटेंड कर। हेलो बेटा, बनाने में कोई दिक्कत हो, गलत सलत मत बनाना आप लोग। ये देख लो आप लोग किस तरीके का प्लॉट बनाने हैं आप लोग। ओके चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर एक मिनट बैक साइड ग्राफ। जो आर मिनिमम और आर मैक्सिमम दे रखा है वो दोनों पॉइंट नहीं समझ में आएगा। मतलब ऑब्वियस है, उसका नाम आर मिनिमम इसलिए लगा तो तुम कम से कम वैल्यू इतनी हो सकती है, ज्यादा ज्यादा इतनी हो सकती है। जी जी सर। इस केस में हम पढ़ेंगे। हाँ सर, ये जो वर्टिकल एरोज है वो आर डॉट को मतलब इस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्टिकल एरो जो है वो हाफ है आर डॉट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके अभी तो बनाया था यार, पूरा बनाया था, ये देखो ठीक है ना? यस सर। इसमें देख लो, इसमें भी यही लिखा था। ठीक है, चलिए एक एक करके आप डिस्कस सर वहाँ फर्स्ट फिगर में सर वहाँ अल्फा स्क्वायर नहीं होगा ना? कहाँ पे बेटा? इसलिए भाई हम अल्फा होगा केवल कहाँ पे? आर वाले मतलब एक्स एक्सिस पे सर, आर मिनिमम की वैल्यू जो आर मिनिमम की वैल्यू और आर मैक्सिमम की वैल्यू पूछे हो? नहीं सर, वो आपने जो लिखा है अल्फा स्क्वायर वो नहीं होगा, वो जे स्क्वायर बाई एम अल्फा सर्कल के लिए सर। सर्कल के लिए सर। कल के लिए मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, आप कैसे बताऊंगी? सर जो केस 1 है ना, एक वन में बोल रहा केस वन जो था, केस 1 क्या केस वन में क्या है? सर वो जो एक्स एक्सिस पे आपने वैल्यू दिया है ना जे स्क्वायर बाई एम अल्फा स्क्वायर, हाँ जे स्क्वायर ओवर एम अल्फा है ना? एम अल्फा है, वही गलती से लिखी हुई है, वो गलती से लिखा हुआ, अभी सही कर दूंगा। अभी तो बेटा ये करेक्शन ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स करके हेडिंग डाल लें। तो अभी सही सब कुछ किसके लिए चल रहा है? कैपिटल पोटेंशियल के लिए। इसलिए मैंने अभी तक पोटेंशियल बदला नहीं है, जब बदलूंगा तो बताऊंगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ कैपिटल पोटेंशियल की बातें चल रही है। और कैपिटल पोटेंशियल क्या है? वी आर इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन आर एंड इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा। यही तो थी इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। और एल की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू आप लोगों को पता है अच्छी से। ठीक है, अब केस हम देखेगा, कुछ बचता है तो आप लिख देते हैं। इफ एनर्जी E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू माइनस एम अल्फा स्क्वायर ओवर 2J स्क्वायर। अगर ये एनर्जी है तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। और एप्सिलॉन अगर 0 आएगा तो हम कह सकते हैं सर्कल है। एंड इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज R इज इक्वल टू L। ठीक है, और यू कैन से radius of orbit is L, which is equal to J square over M alpha.
तो अगर इस केस में अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट होगी तो उसकी रेडियस कितनी होगी, जे स्क्वायर ओवर एम अल्फा होगी, और ये सर्कल की है, तो याद करने योग्य बात क्या हुई, जे स्क्वायर ओवर एम अल्फा आएगी इसकी रेडियस। केस 2, if energy E is equal to E2 is such that E2 is greater than minus m alpha square over 2j square and less than 0, then epsilon is less than 1, it is an ellipse, and equation of orbit is L upon R is equal to 1 plus epsilon cos theta। ठीक है, अब इसमें देखिए आप कि भाई इलिप्स ये है और यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ फोर्स है, तो ये वो जगह है जहां पे वो कम से कम दूरी पर है और ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा दूरी पर है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, अगर मैं इसको ग्राफ पेपर में बनाने की कोशिश करूं, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, इसको P से और इसको A से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, या एपीहीलियम और पेरीहीलियम कहलाते हैं, या एपीजी और पेरीजी। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, पेरीजी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो पास में जहां पे, यहां पर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, भाई रेडियस कितनी है, यहां से दूरी कितनी है, आर मिनिमम, जगह कम है, आर मिनिमम, और एंगल कितना, आर थीटा इतने ना, तो एंगल कितना होगा, या तो आप लोगों को मैंने बताया था इसके लिए थीटा यहां से मेजर किया जा रहा है, और आर ये, तो आर मिनिमम कॉमा 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर मैक्सिमम कॉमा पाई। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर मैक्स एंड आर मिन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। भैया आर मैक्स है और ये वाली दूरी आर मिन है, तो नेक्स्ट हेडिंग बताओ लिख लें, आर मैक्स एंड आर मिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और अगर आपको इलिप्स का पता चल जाए तो आप सब कुछ बता सकते हैं इलिप्स के बारे में। अगर आर मैक्स और आर मिन आपको मिल जाए तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, यू कैन फाइंड एनी वेरिएबल। अभी देखेंगे हम लोग, तो एट पी पेरीहीलियम पर क्या है, आर की जगह क्या लगा दे, आर मिनिमम, और थीटा की जगह 0। At P, L upon R minimum is equal to 1 plus epsilon cos 0. So it is equal to 1 plus epsilon. So R minimum is equal to L upon 1 plus epsilon. Most important, बहुत छोटा सा फार्मूला है, आप लोग याद कर सकते हैं, अभी हम याद हो जाएगा अपने आप। कॉमन सेंस से सोचे, नीचे अगर बड़ा है तो ऊपर छोटा होगा। और एट एपीजी L upon R max is equal to 1 plus epsilon cos pi, यानी 1 minus epsilon, then it is equal to R max is equal to how much, L upon 1 minus epsilon। ठीक है, मैंने क्या किया, पॉइंट सेटिस्फाई करा दिए। अगर आपके पास ये दोनों अगर आपके पास पैरामीटर है तो आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं, पूरे इलिप्स के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। आप चाहे तो इन्हीं के टर्म्स में एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इन्हीं के टर्म्स में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इन्हीं के टर्म्स में आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इन्हीं के टर्म्स में आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो हम सब कुछ निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है एक्चुअल में, क्यों, क्योंकि अर्थ हमारी इसी तरीके की मोशन करती है। जो केस सेकंड है, केस सेकंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अर्थ का केस भी यही है। न्यूक्लियस का केस, एटम का केस भी यही है ना। एटम के अंदर जो घूम रहे हैं वो भी सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में या सर्कुलर ऑर्बिट में। और अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट में देखा जाए, ऑल सर्कल्स आर इलिप्स, सारे सर्कल क्या इलिप्स की तरह तो है। तो हमारी अर्थ का केस, मून का केस, ये सब इसी केस में फंसते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, इसेंट्रिसिटी। अब इसमें पॉइंट वाइज नहीं डाल रहा हूं। इसेंट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ आर मैक्स एंड आर मिन, सब कुछ इन टर्म्स ऑफ आर मैक्स एंड आर मिन करना चाह रहा हूं। ठीक है, मोटिव समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए आर मैक्स अपॉन आर मिन अगर करूं
तो कितना आएगा आर मैक्स अपॉन आर मिन 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन. यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सेट करें तो क्या आएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू आर मैक्स माइनस आर मिन अपॉन आर मैक्स प्लस आर मिन. देखिए इसेंट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ आर मैक्स एंड आर मिन. मेजर एक्सिस निकालनी है, ऑर्बिट की, तो कॉमन सेंस से आप बता सकते हो मेजर एक्सिस को अगर मैं 2a से रिप्रेजेंट करूं तो मेजर एक्सिस किसके बराबर होगी आर मैक्स प्लस आर मिन की. यानी अगर आप इसको और भी सॉल्व करें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2a इज इक्वल टू एल अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 एल अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन. तो यहां से आ जाएगा 2l अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. सो a इज इक्वल टू एल अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. कभी कभी ये भी यूजफुल फार्मूला हो जाता है. आप लोग फटाफट नोट कर लें. अगर आपको माइनर एक्सिस निकालनी है तो यू कैन आल्सो फाइंड माइनर एक्सिस. पहले आपको अगर ये पता चल जाए मेजर सेमी मेजर एक्सिस पता चल जाए तो माइनर एक्सिस निकालने का क्या तरीका होता है निकाल के दिखा देता हूं. तो आपके पास एक ही वैल्यू है तो बी निकालना है तो आपको पता होता है बी इज इक्वल टू ए अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. ये सुना आप लोगों ने फार्मूला नहीं 12th क्लास में. तो आप एक ही वैल्यू डाल दो एल अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर और ये कितना आएगा अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. तो यहां से आएगा एल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. एनर्जी निकालना चाहें तो एनर्जी निकाल लेते हैं पार्टिकल की या फिर प्लेनेट की. भाई आर मैक्स और आर मिन आपको पता है, या फिर आप वहां से शुरू करें या फिर ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना ए इज इक्वल टू एल अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. एल की वैल्यू डाल दो जिसमें एनर्जी होती है वो आ जाएगा निकल के. एल और एप्सिलॉन की वैल्यू डालें तो एल की वैल्यू थी जे स्क्वायर ओवर एम अल्फा और एप्सिलॉन की वैल्यू डालें तो 1 माइनस 2 ई जे स्क्वायर ओवर एम अल्फा स्क्वायर. यही तो थी. इससे जरा बताओ ई कितना आएगा निकल के काट पीटने के बाद. 1 1 कैंसिल हो गया. एम अल्फा कैंसिल हो गया. जे स्क्वायर कैंसिल हो गया. किसी का आया बेटा ई इज इक्वल टू हाउ मच माइनस अल्फा बाई 2. माइनस अल्फा बाई 2. बिल्कुल सही आया. और यू कैन आल्सो राइट इट एज अल्फा अपॉन आर मैक्स प्लस आर मिन. ओके 2a इज इक्वल टू आर मैक्स प्लस आर मिन. तो यहां पर आप कह सकते हैं कि मेजर एक्सिस पे ही डिपेंडेंट है टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इज सोनली डिपेंडेंट ऑन मेजर एक्सिस. दैट इज एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मेजर एक्सिस क्योंकि इसमें ए आ रहा है केवल. एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं. पिछली स्लाइड देख लें, इसका रेडियो उतार ले. अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो तरीका बड़ा आसान है. आर मैक्स और आर मिन के जो फार्मूलाज हैं उनको रेसिप्रोकल करके जोड़ दो. 1 अपॉन आर मैक्स प्लस 1 अपॉन आर मिन करके जोड़ दो. आपको मिल जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन 1 एल 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन एल. एल एलसीएम हो जाएगा. एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा. 2 अपॉन एल आ जाएगा. और एल को क्या लिखोगे 2 जे स्क्वायर ओवर एम अल्फा. तो यहां से जे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 एम अल्फा आर मैक्स इंटू आर मिन अपॉन आर मैक्स प्लस आर मिन. अगर एलसीएम ले लो
यही तो आ जाएगा, देख लो। ये जेई में भी पूछा गया है, एक बार नेट में पूछा गया है, ये वाला फार्मूला भी नेट में पूछा गया है, ये सब फार्मूला नेट में आ चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस साल प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से इन सवालों को हटा दिया गया था, और मैं आपको प्रिंटिंग मिस्टेक भी दिखाऊंगा। समझ में आ गया यहां तक? आप चाहें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, टी मैक्स एंड टी मिन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालें? E इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। भैया तो फार्मूला हमेशा ही वैलिड रहेगा। E इज इक्वल टू अभी हमने पूरा निकाला था कि E इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन 2a, और T अगर मिनिमम होगा या T मैक्सिमम होगी जहां पे काइनेटिक एनर्जी, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां होगी? माइनस अल्फा अपॉन आर जब मिनिमम होगा। मतलब थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये आपका पेरीहीलियम है और ये आपका एपीहीलियम है। ये जो पड़ोस में है, जितना पास होता है उतना ही तेज चलता है ना। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। तो आर क्या होगा? आर मिनिमम। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम। लेकिन आर क्या होगा? आर मैक्सिमम। ऐसे नहीं समझ में आया तो और तरीके भी। टी इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ठीक है। तो जितना करीब होगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना दूर होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी। करीब होगा तो आर की जगह आर मिनिमम लगा दो, तो यहां से टी मैक्स कितना आ जाएगा? अल्फा बाहर 1 अपॉन आर मिन माइनस 1 अपॉन 2a, और एलसीएम लेंगे अगर तो कितना आएगा? टी मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स आर मिन इंटू 2a। एलसीएम लो तो 2a माइनस आर मिन, 2a माइनस आर मिन हो जाएगा आर मैक्स। तो टी मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा 2a माइनस आर मिन अपॉन आर मिन इंटू 2a। तो आप अगर यहां से और अच्छे सॉल्व कर लेंगे तो टी मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा अपॉन 2a, अलग कर लो, और आर मैक्स, आर ये हो जाएगा ऊपर वाला आर मैक्स और नीचे वाला आर मिन, और आर मैक्स अपॉन आर मिन की वैल्यू अभी निकाली थी, तो ये हो जाएगा टी मैक्स इज इक्वल टू, ये माइनस अल्फा अपॉन 2a एनर्जी होती है तो माइनस ई, अल्फा अपॉन 2a की जगह माइनस ई, और 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। तो टी मैक्स बराबर आ जाएगा ई एप्सिलॉन प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 1। याद है आप लोगों को, ये भी नेट में पूछा जा चुका है डायरेक्ट फार्मूला, और आप लोगों से पहली क्लास में मैंने आप लोगों से ये सवाल भी डिस्कस किया था, बट लिमिटिंग केस के थ्रू। याद है किसी को? एप्सिलॉन की वेरियस वैल्यूज लगा के प्रूव करा भी था कौन सा ऑब्जेक्टिव सही होगा। सिमिलरली यू कैन राइट टी मिनिमम दोबारा निकालने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस 1 आ जाएगा। बाकी किसी फार्मूले में कोई बदलाव नहीं। आप चाहें तो मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। हाँ सर ठीक है, साइड दिखाओ जरा। हो गया सर। आप चाहें तो बी मैक्स या बी मिन भी निकाल सकते हैं, मतलब मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसको लिख लूं मैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2a 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। देखो आप, इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ये सही था वो। तो 2 2 कैंसिल हो गया, सिंपल दिख रहा है साफ साफ। बी कितना हो जाएगा? बी मैक्स अंडर रूट अल्फा अपॉन एम ए 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। सिमिलरली बी मिनिमम भी यहीं पर लिख लो, स्क्वायर रूट अल्फा अपॉन एम ए 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन।
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव क्यों आ रही है? कहां है नेगेटिव? काइनेटिक एनर्जी कहां पे नेगेटिव है? ये माइनस साइन दिख रहा है इसलिए। क्यों ऋषि बेटा? ये माइनस साइन है तो ये भी तो माइनस का ही आएगा। ये एनर्जी क्या होती है? माइनस में होती है ना, तो ये तो पॉजिटिव हुआ फिर। हाँ सर। कहां नेगेटिव है? दिख रहा है बस। अब ऐसे मैं लिख दूं माइनस माइनस 2, तो ये आपको क्या लगेगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये तो बहुत नेगेटिव लगी, फिर तो दो माइनस है? नहीं ना? अच्छा, यहीं पर अगर मैं स्टार लगा के, हाँ सर। क्या हुआ? ठीक है, समझ में आ गई है ना बात? यहीं पर अगर सन अर्थ की सिचुएशन मान ले, अगर आज के अर्थ और सन हो जाए पर्टिकुलरली, मैं इस बात पे बात करूंगा, नोट करके लिख दे रहा हूं, तो बताओ कि बीमैक्स और बीमिन क्या आ जाएगा? कोई भी फार्मूला, बीमैक्स और बीमिन लिख के दिखा दे रहा हूं। अगर अर्थ का केस में अर्थ और सन की बात करूं तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? GMM, मतलब सन का मास इनटू अर्थ का मास, यही तो देगा। और स्मॉल एम क्या है? प्लेनेट का मास, पार्टिकल का मास। कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट G कैपिटल MS अपॉन A। ये भी पूछा गया इसलिए इस फॉर्म में लिखवा दिया मैंने आप लोग। 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन, एंड B मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट GMS अपॉन A 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। लिख लो आप लोग जल्दी से। मतलब ओवरऑल ये सिर्फ एक ट्रेलर था कि जिससे आप बीमैक्स और बीमिन के सहारे काफी कुछ निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, ये तो केस सेकंड तक था, है ना? यहाँ पे केस सेकंड फिनिश हो गया। सर एमएस क्या होता है? मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ। सन ऐसे लिख दिया ना, अर्थ तो प्लेनेट है ना। हाँ सर, तो वैसे हुआ तो वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा, मतलब मास ऑफ सन जितना ज्यादा होगा, ये सर? हाँ बेटा। ऐसा कैसे सर? समझ में आ गई? नहीं सर, तो डाउट है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि वेलोसिटी उसका ज्यादा होता है जिसका मास तो कम होता है। नहीं, ये सब आपने कहाँ पढ़ लिया? नॉर्मली क्या ये दिख रहा है ऐसा मुझे? अरे वैसे देखो ना, अगर आपको न्यूटोनियन समझ में है, हाँ सर। मान लो ये सन है और इसके चारों सर्कुलर मोशन करनी है किसी को, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? GMSM ओवर R स्क्वायर बराबर MB स्क्वायर अपॉन R, यही तो लगाओगे। हाँ सर, हाँ सर, आ गया। R से R कैंसिल करो, M से M कैंसिल करो, तो B बराबर अंडर रूट GMS अपॉन R आएगा। हाँ हाँ सर। तब भी सन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक केस सेकंड था। मैं इसलिए इस बात को यहाँ मार्क कर रहा हूं जिससे कि आप याद रखना कि केस सेकंड में जहां से शुरू हुआ ये केस सेकंड, यहां से अर्थ के लिए जो भी बातें हैं वो यहां तक सकते हैं। अब मैं केस थर्ड स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये बेसिकली इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी कहां पे? जैसे धूमकेतु वगैरह होते हैं, कॉमेट्स वगैरह। ठीक है, केस थर्ड क्या था? इफ एनर्जी इज इक्वल टू E3 इक्वल टू 0, देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाउ मच? कितना आएगा बेटा फार्मूला लगाओगे? 1, यानी कि ऑर्बिट कैसी होगी? पैराबोलिक। और पैराबोलिक ऑर्बिट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैं आपसे कहूं क्लोजेस्ट अप्रोच पता लगाओ कितनी होगी। तो ये मान लीजिए वो ये सेंटर ऑफ फोर्स और ये पार्टिकल आया, यही तो क्लोजेस्ट अप्रोच है CA। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूंगा? CA कॉमा
जीरो। ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूंगा, CA कॉमा जीरो। जहां तक ये मिनिमम पास में आया है तो आप इसमें लगाएंगे तो ये आएगा फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच L अपॉन CA इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस जीरो, यानी कि CA इज इक्वल टू हाउ मच, L अपॉन 2। L अपॉन 2 और L इज इक्वल टू होता है J स्क्वायर ओवर M अल्फा, तो ये J स्क्वायर ओवर 2M अल्फा हो जाएगा। ये क्लोजेस्ट अप्रोच का आप डायरेक्ट लगा सकते हो L/2। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एंड करने से पहले क्लास को। तो निकट से निकट कितना पास आएगा, L/2 दूरी पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं क्या करूं, J निकालना चाहूं इस प्लेनेट का, निकाल सकता हूं मैं, जो पैराबोलिक ऑर्बिट में आ रहा है। इसका J कितना हो जाएगा, J इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2M अल्फा CA। तो अगर J पूछा, ये गेट में ये भी पूछा जा चुका है इसलिए मैंने निकाल दिया, यहां पर रख दिया। वैसे तो कभी फार्मूलाज में काम चल जाएगा, आप लोग थोड़ा सा याद रखोगे तो आ जाएगा। लास्ट केस, केस 4, if energy is equal to E4 which is greater than 0, and if you put E is greater than 0 then you find epsilon is greater than 1 which is hyperbola। और हाइपरबोला का क्या है कि भाई इनफाइनाइट पे जाने पर भी उसके अंदर r डॉट रह ही जाता है। इसमें इसके लिए इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या होगी, L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा ही होगी। लेकिन इसका अगर मैं क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करूं, इसकी अगर मैं क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, CA कॉमा 0। यहां लगाओगे तो कितना आएगा, फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच L अपॉन R, R की जगह CA इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो CA इज इक्वल टू यहां पर कितना आ जाएगा, L अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। So you can see that closest approach in case of hyperbolic orbit is less than closest approach in case of parabolic orbit, है ना। CA in case of parabola is less than CA in case of hyperbola, क्योंकि यहाँ 1 से बड़ा होगा तो 1 से ये 2 से बड़ी आएगी क्वांटिटी, जबकि वहां पर 2 आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्टार है। क्या उल्टा हो गया, ओके ओके ओके, हाँ उल्टा हो गया, बिल्कुल सही बात। क्या लगाना है इसमें, पैराबोलिक ऑर्बिट में बड़ी है क्लोजेस्ट अप्रोच, हाइपरबोला में और छोटी है। ठीक है, चलिए थोड़ा असाइनमेंट निकाल के दिखा देता हूं आप लोगों को। काफी सारे आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए, मतलब काफी सारे कंसेप्चुअल बातें हो गई। अब क्वेश्चन जरा देख लें, आंसर बताओ, आपके सामने लिखा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं बस सर आज दिक्कत हो गई सबको, मतलब बहुत बुरा पढ़ाया क्या बोले? नहीं सर, बढ़िया। नो सर, आज बहुत मजा आया। दो चार क्वेश्चन तो जो थकान हुई है ना, जो 2-4 क्वेश्चन करने के बाद ये थकान एकदम गायब हो जाएगी। 2-4 क्वेश्चन करने के बाद थकान एकदम गायब। तो थकान उतारने का तरीका है, ये जो हैंगओवर हो गया उतारने का तरीका है, क्वेश्चन देखो, आंसर लगाओ फटाफट। चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन अपने आप।
मोनिका बेटा एक थोड़ी देर के लिए बस, 5 मिनट के लिए बस, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करूंगा मैं। और क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, द रेडियस आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट एंड डी इज द मिनिमम अप्रोच ऑफ द पैराबोलिक ऑर्बिट, व्हाट इज द रिलेशन? सर्कुलर ऑर्बिट की दूरी कितनी होती है, आर कितनी होती है? अरे L एल और डी बराबर क्या लिखवाया था, L/2। तो आर अपॉन डी बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो डी बराबर R/2। कौन सा ऑप्शन सही है? B बी सही, सिंपल है ना? जी। देखिए बेटा ये सब अभी पैरामीटर्स जो करवाए थे उन्हीं का है सब ये खेल। अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट देख के, देखने में दिक्कत हो रही है तो इसकी कंट्रास्ट बदल दे रहा हूं मैं। हाँ बताओ देख कर। बोलो, किसी की आवाज नहीं आई? ऑप्शन डी। बी। ऑप्शन बी। यस सर। कैसे निकाला? L इक्वल टू डी आएगा ना, डी आएगा सर। L इज इक्वल टू कितना होता है? एंगुलर मोमेंटम काय में घूम रहा है ये, कौन सी ऑर्बिट घूम रहा है? सर्कुलर। सर्कुलर ऑर्बिट का R बराबर होता है L बराबर J स्क्वायर ओवर M अल्फा। तो J बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट M अल्फा। R नॉट दी हुई है तो R नॉट हो जाएगा भाई। नहीं समझ में आया? ऑप्शन इज करेक्ट, डी। ठीक है, ठीक है। यस सर। एक बार जरा असाइनमेंट को नजर हटा लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग जाओ, जिनको क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछना हो तो पूछ ले। ये सेंट्रल फोर्स का है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बताना जरा आंसर क्या आएगा, पढ़ लो एक बार, जल्दी से पढ़ो आंसर को, अटेम्प्ट हो। ऑप्शन ए। चलिए पहले ऑप्शन बी। क्या बोली, पूरा पढ़ लो सेंटेंस, तभी बी आएगा। इससे सरल सवाल हो नहीं सकता कोई। ऑप्शन बी। अगला छठा क्वेश्चन, टोटल ऑर्बिटल एनर्जी इज क्लोज टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी ऑर्बिट हुई? पैराबोलिक। और सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितनी दी हुई है, RF। तो RF बराबर हो गई L और क्लोजेस्ट अप्रोच होगी L/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सर। ऑप्शन ए। अगला वाला देखो, सेम क्वेश्चंस आप देखोगे रिपीटेडली आए हुए हैं। ये देखो, ये सर्कुलर का और ये किसका, पैराबोलिक का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पैराबोलिक का दुगना करोगे सर्कुलर आ जाएगा, यही मतलब ऐसे याद रखो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखोगे। अगला क्वेश्चन ये देखो 12 नंबर, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वेलोसिटी दी हुई है, उनके टर्म्स में आरमेक्स इसेंट्रिसिटी पूछी गई है। क्या निकल सकती है? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। वेलोसिटी मैंने निकलवाई थी आरमेक्स और आरमिन। अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, बीमैक्स और बीमिन को डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा? Bmax minus Bmin डिवाइड divided करने को बोल रहा हूं बेटा, डिवाइड करने को। बीमैक्स अपॉन बीमिन पूछ रहा हूं, 1 plus epsilon upon the 1 minus epsilon. तो बता सकते हो एप्सिलॉन कितना होगा? Bmax बीमैक्स माइनस बीमिन। So V1 minus V2 upon V1 plus V2. हाँ सर minus 1 and 2 अरे यही तो बोल रहा हूं मैं, देख लो मैंने पेज बदल दिया, मैं चाह रहा था लिखूं ना Vmax अपॉन Vmin इज इक्वल टू, अभी आपने बताया क्या, 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। तो यहां से एप्सिलॉन कितना आएगा, Vmax माइनस Vmin अपॉन Vmax प्लस Vmin।
सर पावर 1/2 की अरे बेटा दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 1/2 हट नहीं जाएगा? 1 प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके तो आंसर फिर दे दिया नहीं? कौन सा आंसर सही है फिर? ऑप्शन ए। ऐसी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ये हुए, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन बताना है इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2। टाइम पीरियड निकलवाना सिखाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को। ओवरऑल ये आंसर बता दो 15 नंबर। नियरेस्ट अप्रोच कभी क्लोजेस्ट अप्रोच, कौन सा आंसर सही है? पार्टिकल की एनर्जी 0 है तो कौन सा केस हुआ? पैराबोला। ऑप्शन बी सर। पैराबोला। तो जे स्क्वायर ओवर l/2, l/2 का जे स्क्वायर ओवर 2m अल्फा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे केवल फिलहाल की नॉलेज से, जो अभी तक पढ़ाया है उससे। समझ पा रहे हैं क्या? आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बड़ा होगा कि कैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मकसद यही था कि ये 2-3 क्वेश्चन करवाने का। अब आप लोग शुरू स्लाइड शो देख लें और उसके बाद क्लास छोड़ें। किसी को पूछना है तो वो करें। ये तो रिकैप था स्लाइड नंबर 2 पर। अभी तक ध्यान रखें मैंने पोटेंशियल नहीं बदला। कल की क्लास में मैं पोटेंशियल बदलूंगा और हार्मोनिक पोटेंशियल के लिए और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पोटेंशियल्स के लिए किस तरीके का बिहेवियर होता है ऑर्बिट्स का, वो मैं करूंगा। कल ही कोशिश करेंगे। 4th नंबर स्लाइड देखें। 6 भी दिखाओ। 5th 6 मतलब शुरू से देख लो, आप लोग गड़बड़ मत करो। 2nd नंबर यहां से शुरू कर रहा हूं, आप अपना काम तेजी से रखना। ओके, अब आप लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। सर 90 नंबर। सर 10 और 11 दिखा दो। कौन सी? 10th और 11th। 11th भी सॉरी। ओके सर, थैंक यू। सर 17 भी दिखा दीजिए। कुछ भी। ये 13 का मैसेज आया हुआ है, पूरी स्लाइड हो जाती है मुझे लगता है। 17 देख लो बेटा। ओके सर। चलिए ठीक है बेटा, आप थक गए तो आप छोड़ सर दो। मेरा एक क्वेश्चन था एनर्जी डायग्राम का, जो जिस स्लाइड पे है वहां पे 1 मिनट है सर, डाउट था। सर यहाँ पे जैसे ना ये काइनेटिक एनर्जी मतलब है ना ये दोनों टर्म, फिर आपने फिर इसको जो है हाँ फिर इसको पोटेंशियल एनर्जी के बी इफेक्टिव के साथ क्यों ये दूसरा वाला J²/2mR क्योंकि देखो आप एक बात सोचो, क्या किसी कर्व पर आप dr अगर खींच लें, ठीक है भैया, और एनर्जी खींच लें, हाँ तो फिर आपको जो गैप मिलेगा दोनों के बीच का, वो ये दोनों टर्म मिलेगी। अच्छा उससे कुछ कंक्लूजन तो निकलेगा नहीं। हाँ हाँ ठीक है ना? और अगर 3 टर्म खींच लिए, हाँ J²/2mR² भी खींच लिए और br भी खींच लिए और e भी खींच लिए, तो बात तो बताइए कि बी इफेक्टिव खींच लिया और e खींच लिए, भाई इन दोनों का सुपरपोजिशन ही तो बी इफेक्टिव है। इसमें क्या है, दो टर्म में तीसरी टर्म की जानकारी उठाना बड़ा आसान है। हाँ नहीं कंफ्यूजन यहाँ हो रहा है सर, वहाँ पे ऊपर काइनेटिक एनर्जी लिया गया, फिर वहाँ पे इफेक्टिव जो भी इफेक्टिव है एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी है ना, हाँ बी इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो यही सर ये कंफ्यूजन है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। हाँ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी साथ ही साथ J²/2mR² भी है। अच्छा अच्छा मतलब घूमने, ऐसे समझ लो, मैं यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो ऐसे समझो, इस कहानी को ऐसे समझो, जैसे इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ एक मिनट। यस सर। जैसे मान लीजिए सन है और ये अर्थ है, आप यहाँ सन पर बैठ के अगर चेक करोगे या फिर, तो आपको क्या लगेगा, अर्थ घूम रही है, एग्जैक्टली यस सर, रिलेटेड पूरा दिखाई देगा सब कुछ। इसकी मतलब देखा जाए तो आर भी बढ़ती घटती दिखाई देगी और थीटा भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा, नहीं? हाँ दोनों। लेकिन अगर मैं इसी को कैसे कर दूं, इस वेक्टर पर बैठ जाऊं, ऐसे समझो,
अब आपको कभी भी ये घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? केवल आपको ये लगेगा कि ये आपके पास आ रहा है और दूर जा रहा है। या दूर जा रहा है, नहीं, क्योंकि घूमने वाला तो आपने अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लिया ना कि आप ये घूम रहे हो। अब प्रॉब्लम बदले ना, इसलिए बीआर को आपको चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप इसी बीआर से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो गलत कर लोगे। तो कॉम्पनसेटिव टर्म आपको इसके अंदर जोड़नी पड़ेगी। अब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट हाफ एम आर डॉट स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब इसकी एनर्जी हो गई काइनेटिक एक तरीके की ये वाली, हालांकि ये एनर्जी काइनेटिक नहीं है, और बी इफेक्टिव आर, इससे आप पूरी एनर्जी लिख सकते हो, टोटल एनर्जी। लेकिन अब आप आराम से बता सकते हो कि ये सर्कुलर ऑर्बिट होगी कि पैराबोलिक ऑर्बिट या इलिप्स। कैसे? अगर मान लो यहीं दिखाई दे रही है आपको कंटीन्यूअस यहीं पर, इसका मतलब सर्कल बन रहा होगा, क्योंकि घूमना तो नियति का नियम है, घूमेगी तो हर चीज सेंट्रल फोर्स में, इसलिए उसको हमने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। इसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि घूमना जरूरी है। कोई भी इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम एडजस्ट तभी करेगा, मतलब कोई भी इक्विलिब्रियम तभी एडजस्ट करेगा जब वो क्या हो, मोशन में हो। इसीलिए सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, इसीलिए पूरी गैलेक्सी घूम रही है। तो आपको क्या लगेगा, यहीं पर है, यहीं पर, इसका मतलब आप कंट्रोल निकाल लोगे, मुझे कितनी दूरी पर दिख रहा है, फिक्स दूरी पर, इसका मतलब घूम तो रहा ही होगा, तो ये सर्कल रहा होगा जरूर, कंक्लूड कर लीजिए। अब बार बार कभी आपको यहाँ दिख रहा है, कभी आपको थोड़ी देर बाद यहाँ दिख रहा है, फिर ऐसे जा 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 रहा है, इसका मतलब जरूर कभी दूर आ रहा होगा, कभी पास आ रहा होगा, तो कैसा रहा होगा, इलिप्स ही रहा होगा। अब मान लीजिए यहाँ से चला और चलता चला गया, दूरी चला जा रहा है, दूरी चला जा रहा है, तो आपने पैराबोला या हाइपरबोला अंदाजा लगाया। अब अगर ये बदलाव धीरे 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 डिके करता जा रहा है और बहुत स्लो चेंज हो गया है, मतलब समझ रहे हो ना, एकदम चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो पैराबोला है। लेकिन अगर ये लगातार चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो वो हाइपरबोला है। ये इससे आप पता लगा पा रहे हो, समझ रहे हो आपको? यस सर। सो इसीलिए हेडिंग लिखा है क्या, इट इज ए ट्रिक टू डिस्कस ऑर्बिटल बिहेवियर एंड मोशन रेडियली। क्लियर हो गई बात? यस सर, समझ में आया। थैंक यू सर। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है बेटा, थोड़ा काम है कुछ जरूरी, बच्चे भी खिलाने, ठीक है? ओके, गुड नाइट। आप लोगों के डाउट्स कल क्लियर करेंगे जो भी आप बचे हो, और रिलेटिविटी आप लोग कर रहे हैं ना? यस सर। चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट बेटा। Thank you, sir.